निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पे मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम अर्थात CLSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अर्थात PMAY अर्बन के अंतर्गत एकमात्र ऐसी स्कीम है जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। दूसरा, CLSS का क्रियान्वयन भारत में 2 नोडल एजेंसियों आवास शहरी विकास निगम एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जा रहा है। अब आपको बताना है कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, मतलब पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के बारे में ये बात ध्यान रखनी है हमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत ये एकमात्र ऐसी स्कीम है जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। और CLSS का जो क्रियान्वयन है भारत में 2 नोडल एजेंसियों जो आवास शहरी विकास निगम और राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसको नेशनल हाउसिंग बैंक बोला जाता है, के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, जैसे कि आप जानते हैं ये PIB की खबर है, वित्त मंत्रालय 14 मई की खबर है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर क्या लिखा है, वित्त मंत्री ने प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वालों सहित गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की घोषणा की है। ठीक है, अगर आप इसी में बात करें तो इस घोषणा के अंदर आप सबसे पहले तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि 14 मई की PIB की वेबसाइट पे जाके हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, आप वित्त मंत्रालय की 14 मई की पूरी खबर पढ़ना कि उसमें बताया है वो आगे की जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज की घोषणा की है, सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस किस सेक्टर के लिए क्या क्या किया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप इस न्यूज़ को ज़रूर पढ़ना, ये सब आप लोगों का होमवर्क रहेगा। अब ये देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत MIG मिडिल इनकम ग्रुप के लिए ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना, जिसको क्या बोला इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, उसके बारे में बात की गई है कि विस्तार के जरिए आवास सेक्टर और मध्यम आय वर्ग को 70,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया गया है। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि ऑलरेडी MCQ की सीरीज़ में मैं पहले ये पूरी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है क्या मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो बच्चे शुरू से देखते आ रहे हैं उनको ज़रूर पता होगा। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, KCC की घोषणा विभिन्न स्तरों पर किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष 2000-2001 के बजटीय भाषण में की गई। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जो जितने भी आने वाले 3-4 क्वेश्चन है वो सारे ही प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, V गुप्ता समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड द्वारा एक मॉडल स्कीम तैयार की गई। तीसरा, KCC योजना संपूर्ण देश में सभी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। अब आपको बताना है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। बहुत पढ़ा होगा आपने इसको। अब सही जवाब देने का टाइम आया है, बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है। देखो, KCC की घोषणा विभिन्न स्तरों पर किसानों की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए जो बजटरी स्पीच थी वो 1998 और 99 की थी। देखो, ये महत्वपूर्ण स्कीम है, इसलिए हमें इनका कब शुरू की गई ये पता होना ज़रूरी है। उसके बाद एक समिति थी V गुप्ता समिति, उसकी सिफारिश पर नाबार्ड ने इस पूरी स्कीम का एक मॉडल तैयार किया, बिल्कुल सही है। और यह KCC योजना संपूर्ण देश में
जो सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स है और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनके द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए फिर से वित्त मंत्रालय की 14 मई की खबर है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की रियायती ऋण देने का प्रोत्साहन किया गया है। ठीक है, तो इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड हो गया हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो गई। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये देखिए ग्रामीण अवसंरचना विकास फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, RIDF का प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। दूसरा, इसकी घोषणा राज्य सरकारों को निम्न लागत की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई। मतलब जो इसकी शुरुआत की गई थी, किस लिए की गई थी? राज्य सरकारों को निम्न लागत की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, ऐसा इस स्टेटमेंट में कहा गया। तीसरा, ध्यान से पढ़ना, RIDF के तहत गतिविधियों को 3 श्रेणियों कृषि क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र कनेक्टिविटी में वर्गीकृत अर्थात क्लासिफाइड किया गया है। अब आपको बताना है कि RIDF के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब देना है आपको। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन D। मतलब पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। अब जानते हैं RIDF के बारे में। इसको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बोला जाता है और मैं आपको बता देता हूँ वर्ष 1900, थोड़ा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। 1995, 1995, 96 में नाबार्ड में इसके यूनियन बजट जो हमारा 1995-1996 है उसमें इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी। और ये किसके प्रबंधन में काम करेगा? ये नाबार्ड के प्रबंधन में काम करेगा, ऐसी बात की गई। उसके साथ साथ जो इसकी जो RIDF की जो प्राथमिक भूमिका है वो क्या है ये जान लेते हैं। इसकी जो प्राथमिक भूमिका है वो सरकारों को महत्वपूर्ण परियोजनाएं उनकी पहचान करने में और प्राथमिकता निर्धारित करने में। भाई ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी अवसंरचनात्मक रिक्वायरमेंट है या नहीं अवसंरचना की। भाई जैसे एग्रीकल्चर हो गया, आप ये मान के चलो मृदा संरक्षण अगर हमें करना है सपोज करो, या मीडियम या माइनर इरिगेशन करनी है, वाटरशेड मैनेजमेंट करना है, या ओवरऑल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलपमेंट करना है, ऐसे में उनकी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आइडेंटिफाई करके और उनको पूरा करने की प्राथमिकताएं क्या हो, इसमें ये सरकारों की मदद करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा RIDF। ठीक है, और इसकी ये बात ध्यान रखना, ये निम्न लागत पे वित्तीय सहायता देता है राज्य सरकारों को, बिल्कुल सही है। और जो इसके तहत जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। याद रखना RIDF को एग्जाम में ये गड़बड़ मत कर देना कि सिर्फ कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र कनेक्टिविटी से जोड़ के मत चलना, ये सामाजिक सोशल सेक्टर से भी जुड़ा होता है। अब आपको बस एक होमवर्क है कि RIDF इसमें जो पैसा है इसके लिए कहाँ से फंडिंग का प्रोविज़न है। ठीक है, मतलब इस तरह की अवसंरचनात्मक जो विकास फंड है, ये ग्रामीण अवसंरचना विकास फंड, फंडिंग कहाँ से होती है इसकी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। अब देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखिए सेम वित्त मंत्रालय की 14 मई की खबर है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी खबर थी। इसी खबर को अगर आप नीचे जाके स्क्रॉल करके देखोगे तो इसी में RIDF की भी चर्चा की गई है। इसके चलते मैंने RIDF भी पूछा। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोविड-19 के चलते जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसके चलते जो बेसिक्स हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रखने हैं। देखो क्योंकि इस साल का जो एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, कंडीशंस डिफरेंट है। ऐसे में कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपके बेसिक कंसेप्ट है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, IR के, XYZ, साइंस टेक हो, एनवायरनमेंट हो, बेसिक्स आपका इस साल बहुत ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि करंट के साथ बेसिक लिंक होके ज़रूर आएगा। इसलिए मैं जो भी करंट में चर्चा में आ रहा है उसको मैं बेसिक पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी के लिए आपको कुछ होमवर्क भी देता चल रहा हूँ। तो इसलिए अपनी तैयारी को ट्रेडिशनल वाला सेगमेंट प्लस करंट, बिल्कुल आपको अलग अलग नहीं चलना, दोनों को साथ जोड़ के ही देखना है। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोविड-19 के लिए लॉन्च किए गए ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल निम्नलिखित किस पे किए जा रहे हैं? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, रेमडेसिविर, लोपिनेविर, रिटोनेविर विद इंटरफेरोन। तो आपको बताना है कि ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल निम्नलिखित में से किस पे किए जा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने आजकल में इसको ज़रूर अखबार में देखा होगा। बताइए कि ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये देखिए, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मतलब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, रेमडेसिविर, लोपिनेविर, रिटोनेविर और लोपिनेविर विद इंटरफेरोन, ये सभी इसमें शामिल है। ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल किसके द्वारा किया जा रहा है? WHO द्वारा। अब ये जानते हैं कि ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल है क्या। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है ना, उत्तर तो पता चल गया ना आपको, ए, बी, सी या डी। डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। ये देखिए इस खबर को, ICMR फास्ट ट्रैक रोल आउट ऑफ ग्लोबल कोविड-19 सॉलिडेरिटी ट्रायल। ठीक है, 14 मई की खबर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले आपको बता देता हूँ ये ट्रायल है क्या। यहाँ पे आप देखिए, सॉलिडेरिटी इज़ एन इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल। ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो कोविड-19 के खिलाफ जो ट्रीटमेंट है उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, टू कंपेयर 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो वो चारों ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या थे? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन बता दी मैंने आपको, उसके साथ रेमडेसिविर बता दी, लोपिनेविर, रिटोनेविर बता दिया, और लोपिनेविर, रिटोनेविर विद इंटरफेरोन। मतलब कुल मिला के ये 4 ट्रायल चल रहे हैं, इनका कंपैरिजन किया जा रहा है। इसी को बोला जाता है ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो चर्चा में क्यों है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ फास्ट ट्रैक द रोल आउट ऑफ ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प फाइंड एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। मतलब ICMR ने भी उसमें सपोर्ट किया है ताकि तेज़ी से ये पूरा सॉलिडेरिटी ट्रायल हो। और ये ट्रायल क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न क्या है। ये प्रीलिम्स के रूप से पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न है, वैश्विक वन संसाधन आकलन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह रिपोर्ट ग्रीन पीस इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई है। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2020 के बीच वन ह्रास की दर बढ़ी है। तीसरा, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर वर्ष 2000, ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वर्ष 2000 से, ये 2000 है, 2000 से 2010 के बीच विश्व में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में वनों में सर्वाधिक ह्रास हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2020 के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब देना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट भी गलत, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत। तो पहला क्यों गलत हुआ? किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल द्वारा? नहीं, ये जारी की जाती है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है UN का, ये इसके द्वारा जारी की जाती है। दूसरा, इसमें क्या बोला है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 20 के बीच वन ह्रास की दर बढ़ी है। नहीं, इस रिपोर्ट के अनुसार वन ह्रास की जो दर है वो घटी है। तीसरा, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2000 से 2010 के बीच विश्व में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में वनों का सर्वाधिक ह्रास हुआ है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ये अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा, अफ्रीका महाद्वीप
जानबूझ के डाला था मैंने दक्षिण अमेरिका, ताकि आप ब्राज़ील आपके मन में आए और आप सीधा लगाओ कि वहाँ पे फॉरेस्ट फायर होती है, वहाँ पे वन कटते हैं, जिसके चलते ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये बात है 2000 से 2010 के बीच, जिसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा वनों का ह्रास हुआ है। ठीक है, अब ये देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं आप, रिपोर्ट है FAO की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है ये। देखो इसमें क्या बोला है, फॉरेस्ट लॉस स्लोज ग्लोबली एज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ग्रोज, मतलब वैश्विक स्तर पे जो वनों का जो लॉस है, जो ह्रास है, वो धीमा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। आगे रिपोर्ट क्या है, 3-4 स्लाइड में बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। उम्मीद करूंगा कि पीटी में क्वेश्चन आएगा और आपके हाथ से वो बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, ये देखिए, इस ओरिजिनल रिपोर्ट ही आप देख लेना। ठीक है, ज़्यादा इसमें R&D करने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूँ प्रीलिम्स में उतना ही काम का है। अब इसको ध्यान से देखो, क्या देखा है इसने बताया प्रपोर्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया, वैश्विक स्तर पे जो वन क्षेत्र है वो क्लाइमेट डोमेन के अनुसार बताया है कि कौन से वन सबसे ज़्यादा क्षेत्र में विस्तृत है। तो आप देख सकते हैं 45% वन कहाँ है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये याद रखना। ट्रॉपिकल को क्या बोलेंगे हिंदी में, मेरे हिसाब से शायद उष्णकटिबंधीय बोलना चाहिए, बाकी ट्रॉपिकल को याद रखना एग्जाम में सीधा। फिर 27% कौन से है, बोरियल है। साथ के साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो, बोरियल का ये क्षेत्र ये दिखाया हुआ है। उसके बाद इसने टेम्परेट दिखाया है, 16% है ये। किसका, ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया के 16% में कौन से है, टेम्परेट को क्या बोलेंगे, शीतोष्ण बोलना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद सब ट्रॉपिकल, ये क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल को, ट्रॉपिकल को तो उष्णकटिबंधीय, शायद इनको उपोष्ण कटिबंधीय बोलेंगे शायद, और मैं जहाँ तक सही हूँ उपोष्ण कटिबंधीय। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से वनों का विस्तार है, तो ये आपको जवाब देना है ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय। ये जवाब रहेगा आपका उष्णकटिबंधीय। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये रिपोर्ट क्या बोल रही है, नेक्स्ट बात देखो, टॉप 5 कंट्री, मतलब शीर्ष जो 5 देश बताए गए हैं फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा 2020 में, और ये मिलियन हेक्टेयर में दिखाया गया। तो आप देख सकते हो नीचे परसेंटेज में दिखाया है स्टूडेंट्स, ये देखो, तो 20% जहाँ फॉरेस्ट एरिया है सबसे ज़्यादा, 20% कहाँ पे है, रशियन फेडरेशन में 815 मिलियन हेक्टेयर। दूसरे नंबर पे स्थान किसका आता है, ब्राज़ील, जहाँ पे कितना परसेंट है, 12% है ये। रूस में कितना है, 20%। फिर कनाडा की अगर बात करें तो वहाँ पे 9% है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें 8%, बात करें चीन की तो वो है 5%, और बाकी सारी दुनिया का कितना है, 46%। मतलब आप देख सकते हैं 54% तो किस में है, इन 5 कंट्रीज़ के अंदर ही है। ये बात आपको याद रखना, और इन टॉप 5 में इंडिया नहीं है, ये भी आपको याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये लिस्ट याद रखोगे। आगे चलते हैं। अब ये देखिए इस रिपोर्ट ने क्या बोला, द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एरिया इज़ डिक्रीजिंग, दुनिया भर में जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन रिपोर्ट ने क्या बोला, लेकिन द रेट ऑफ लॉस हैज़ स्लोड, मतलब पहले जिस गति से वो लॉस हो रहा था, सपोज करो पहले हर साल 20 मिलियन हेक्टेयर लॉस हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब वो कितना हो गया, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, वो 15 मिलियन हेक्टेयर हो गया। मतलब लॉस तो हो रहा है, 20 से 15 हो गया, लेकिन वो बस रेट क्या हो गई, इसकी स्लो हो गई। पहले 20% था, अब कितना हो रहा है ये, मतलब 20 मिलियन हेक्टेयर था, अब हो गया 15 मिलियन हेक्टेयर। तो इसने यही बोला कि फॉरेस्ट एरिया तो डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन उसकी रेट धीमी हो गई। ये बात, ये स्टेटमेंट आपको दिमाग में बिठाना है। लॉस हुआ है, डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उसकी जो रेट है वो धीमी हुई है। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोले, ये 4 पॉइंट को पढ़ेंगे हम यहाँ पे, इन तीनों को। द वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट 178 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट सिंस 1990, 1990 से लेके 2020 तक, मतलब पिछले 3 डिकेड के अंदर पूरी दुनिया भर में 178 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट का नुकसान हुआ है, जो कि अबाउट द साइज़ ऑफ लीबिया। अगर इसकी तुलना करें तो लीबिया के वो क्या है, जो उसके आकार के बराबर है। फिर देखो द रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस, जो सकल वन ह्रास की जो दर है वो डिक्रीज़ हुई है, घटी है सब्सटेंशियली ओवर द पीरियड ऑफ 1990 से लेके 2000। अगर 20 की बात कहे, 1990 से 2020 के बीच लगातार जो क्या है
फॉरेस्ट लॉस की जो रेट है वो घटी है। क्या कारण बताया गया? ड्यू टू द रिडक्शन इन डिफॉरेस्टेशन इन सम कंट्रीज, मतलब कुछ देशों में जो निर्वनीकरण की जो प्रक्रिया थी वो घटी है, प्लस इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया, कुछ कंट्री में क्या हुआ है, फॉरेस्ट एरिया भी बढ़ा है, इन अदर्स थ्रू एफॉरेस्टेशन एंड नेचुरल एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट। मतलब दो काम हुए हैं, एक तो निर्वनीकरण हुआ है, जो निर्वनीकरण वो घटा हुआ है, और दूसरा फॉरेस्ट एरिया जो वनावरण है वो बढ़ा है, जिसके दोनों कारण है, या तो खुद ही सरकारों ने वनीकरण की योजनाएं चलाई है जिसके चलते, और दूसरा उनका प्राकृतिक रूप से भी विस्तार हुआ है। ये दोनों चीज़ें बताई है, ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। फिर देखो ये बोल रही है द रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस डिक्लाइन फ्रॉम 7.8 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर इन डिकेड 90। अगर बात करें 1990 से 2000 के बीच के डिकेड में बात करें तो जो लॉस था यहाँ पे तो 7.8 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर था, लेकिन अगर बात करें 2000 से 2010 के बीच तो देखो इसने क्या बताया, ये कितना हो गया 5.2 मिलियन नुकसान हुआ है लेकिन घटा। और फिर इसने क्या बोला 2010 से अगर 2020 की बात करें तो कितना हुआ 4.7 मिलियन हेक्टेयर हुआ, 4.7 मिलियन हेक्टेयर, मतलब लगातार जो रेट है वो घटी है। ये ट्रेंड भी हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इसने क्या बोला है, ग्लोबल एनुअल फॉरेस्ट एरिया नेट चेंज बाय डिकेड 1990 से लेके 2020 के बीच में बताया इसने। देखो पहले 7.8 था, फिर वो 1990 से 2000 के बीच में, फिर देख सकते हैं घटा कितना 5.2 हुआ, फिर घटा कितना हुआ -4.7। इसका मतलब ये है कि वन ह्रास तो हुआ है, फॉरेस्ट लॉस हुआ है, लेकिन उसकी जो रेट है वो लगातार धीमी होती गई। ये बात आप दिमाग में बिठा लेना, एग्जाम में काम आएगी। आगे चलते हैं। अब ये देखो रिपोर्ट ने क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपके सामने निकाले हैं। रिपोर्ट क्या बोल रही है, वेयर इज़ फॉरेस्ट बीइंग लॉस्ट, कहाँ पे जो फॉरेस्ट का नुकसान हो रहा है, वेयर इज़ बीइंग गेन्ड। देखो इस तरह की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, 100% तो नहीं कहूँगा लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि आप निर्माण प्लेटफॉर्म पे ही इस रिपोर्ट को पढ़ रहे हो। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। ये देखिए क्या बोल रही है रिपोर्ट, अफ्रीका हैड द लार्जेस्ट एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस इन 2010 to 20। इसने बोला 2010 से 2020 के बीच में अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो क्या हुआ एनुअल लॉस हुआ है, किसका, फॉरेस्ट का, जो 3.9 मिलियन हेक्टेयर था। द रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस हैज़ इंक्रीज्ड इन अफ्रीका इन ईच ऑफ द 3 डिकेड्स। मतलब पिछले 1990 से लेके अगर 2020 तक की बात करें तो लगातार जो नेट फॉरेस्ट जो लॉस है उसकी जो दर है लगातार क्या है, अफ्रीका में बढ़ी है। और अगर बात करें एनुअली, साउथ अफ्रीका हैड ए नेट फॉरेस्ट लॉस ऑफ 2.6 मिलियन हेक्टेयर। अगर 2010 से 2020 के बीच की बात करें तो साउथ अमेरिका पूरे महाद्वीप में जो नेट फॉरेस्ट लॉस हुआ है 2.6 मिलियन हेक्टेयर का हुआ है। और यहाँ पे फिर इसने बात की जो अफ्रीका का जो रेट है साउथ अमेरिका का, ये हालांकि जो 2.6 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन अगर 2000 से लेकर 2010 और 2000 से 10 से 20 के बीच का तुलना किया जाए तो 2010 से 20 के बीच में सिचुएशन इंप्रूव हुई है वहाँ पे। ये बात जो महत्वपूर्ण है ये हमें अंडरलाइन करनी है, इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो इंपॉर्टेंट है अफ्रीका, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है, और दूसरा इंपॉर्टेंट है एशिया, द हाईएस्ट नेट गेन ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन 2010 से 20 के बीच में सबसे ज़्यादा अगर फॉरेस्ट गेन हुआ है तो वो एशिया महाद्वीप में हुआ है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर ओशनिया की बात की गई है, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, एससीओ का गठन वर्ष 2008 में हुआ तथा वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान के शामिल होने पर इसकी सदस्य जो संख्या है वो 8 हो गई। सेकंड, ईरान, अफगानिस्तान और मंगोलिया को इसमें पर्यवेक्षक अर्थात ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। अब आपको बताना है कि एससीओ के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सही जवाब देंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। देखो एससीओ का गठन 2008 में नहीं हुआ, 2003 में हुआ, और ये बात सही है कि 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें
सदस्यता मिली और इसकी टोटल मेंबरशिप 8 हो गई। अब आपका होमवर्क ये है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि 8 मेंबर कौन से हैं एससीओ के, और उनका अगर आपको कोई कोड बना के याद कर सकते हो तो मुझे कोड भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं, जयशंकर विल टेक पार्ट इन वर्चुअल मीटिंग ऑफ 8 नेशन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो जयशंकर जी है वो किसमें पार्ट लेंगे, एक वर्चुअल मीटिंग होगी जो एससीओ की, उसमें पार्ट लेंगे, जिसके चलते ये एससीओ चर्चा में आया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ईटी इंडेक्स बोलते हैं, 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया। दूसरा, सूचकांक में शीर्ष स्थान स्वीडन का है। और तीसरा, सूचकांक में भारत का स्थान 180 देशों में 74 है, 74वां स्थान है। अब आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में सही है। क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। मतलब केवल कथन 2 सही है, मतलब ये सही, पहला गलत और तीसरा गलत। क्यों? ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा नहीं जारी की जाती, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। स्वीडन शीर्ष पे है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि भारत का स्थान 74वां तो है, लेकिन ये 115 देशों में से है। ठीक है, ओके। अब ये देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, इंडिया अप एट 74th प्लेस ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो आप देख सकते हैं 115 देशों में से भारत का स्थान कौन सा है, 74 है। बाकी ये रिपोर्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। बस अभी याद रखना है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये देख सकते हैं, ये ओरिजिनल रिपोर्ट से लिया है मैंने। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 टॉप 10 कंट्री दिखाई गई है। स्वीडन सबसे ऊपर है, रैंक 1 है ईटीआई रैंकिंग, फिर स्विट्जरलैंड है और फिर फिनलैंड है। तो ये तीनों टॉप 3 कंट्री याद रखेंगे हम। अब आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वन भूमि को गैर वन उद्देश्य में परिवर्तित करने पर क्षतिपूरक वनीकरण का अर्थात कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का प्रावधान करता है। दूसरा, प्रतिपूरक वनीकरण अर्थात कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2015 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, जिसको कैंपा बोला जाता है, की स्थापना का प्रावधान करता है। और इसका कैंपा की फुल फॉर्म है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब पहला कथन सही हुआ, दूसरा गलत हुआ। बिल्कुल सही है। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है हमारा 1980 का, उसमें अगर फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए परिवर्तित किया जाता है तो उसके लिए कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का प्रोविज़न है यहाँ पे। ठीक है। दूसरा, प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2015 नहीं है। अगर आपको याद होगा तो ये अधिनियम, देखो इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे एक्ट है वो याद रखने होंगे, वो कौन से साल आए हैं। देखो आपको थोड़ा अभी ये लग रहा होगा सर बहुत ज़्यादा चीज़ें फैक्ट भी याद कराते, कारण ये है जब मेंस में आपको कहीं भी कोट करने का इनको मौका मिलेगा ना, वहाँ इसका एक अलग ही चार्म होगा, वहाँ अलग इंप्रेशन होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ अगर रोज़ाना एक फैक्ट भी याद करना पड़ रहा है तो कोई इतनी बड़ी पैनिक मत लेना आप उस चीज़ को। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत सिर्फ किस लिए होगा कि ये 2016 का एक्ट है जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर क्षतिपूरक वनी कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा की स्थापना का प्रावधान है। और ये कैंपा है क्या, ऑलरेडी मैं इस पर पुरानी एमसीक्यू की वीडियो में क्वेश्चन बना चुका हूँ। बस आपका एक होमवर्क रहेगा, आपको एक चीज़ तैयार करके रखनी है। देखो 1980 से लेके जब तक हमारा 2016 का ये एक्ट आया, ठीक है, जो कैंपा वाला, आप पूरे इस डेवलपमेंट को पढ़ना है स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है कि कहाँ से 1980 में क्या प्रोविज़न थे, बीच में सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजन आए, उसके बाद फिर एक कैंपा कैसे बना और ये कैसे काम करता है, बड़ा ही अच्छा रहेगा। प्रीलिम्स में आपको देखो जब तक आपको इन डिटेल आप कहाँ से उस चीज़ का टॉपिक का ओरिजिन हुआ है और करंट में उसकी क्या सिचुएशन है,
जिन बच्चों की तैयारी ऐसी रहेगी कि ओरिजिन से लेके जो करंट तक सारे टॉपिक इस तरह से तैयार नहीं करने, लेकिन अच्छे टॉपिक जिनका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा है उनको आपको ओरिजिन से लेके उनकी करंट सिचुएशन क्या है वहाँ तक की एक आपको ब्रीफ में समरी पता होनी चाहिए। वो आपको प्रीलिम्स में जो एक्स्ट्रा एज मिलता है ना, मैं बोलता हूँ 10 से 15 नंबर का मार्क का जो एज मिलता है उन्हीं स्टूडेंट को मिलता है जिनकी तैयारी इस तरह से होती है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए फिर वही वित्त मंत्रालय 14 मई की खबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंपा फंड का उपयोग कर रोजगार सृजन की बात की गई है 6,000 करोड़ रुपए के। इसमें आपको क्या किया फंड में डाले गए हैं 6,000 करोड़ रुपए। तो ये कैंपा फंड ये क्या है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जिसके चलते मैंने एमसीक्यू बनाया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आपके लिए कुछ है वहाँ पे। ये देखिए प्रतिपूरक वनीकरण कोष, ये कोष क्या है ये देख सकते हैं, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। इनके इसके बारे में जानिए। देखो ये भारत के लोक लेखा अर्थात पब्लिक अकाउंट के तहत गठित एक फंड है तथा प्रत्येक राज्य के लोक लेखे के तहत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष स्थापित किए गए हैं। एक बात तो ये महत्वपूर्ण हो गई। अब इस कोष में पैसा निम्न के लिए प्राप्त किया जाता है, प्रतिपूरक वनीकरण के लिए, वनों का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी बोलते हैं उसके लिए, और तीसरा है परियोजना विशेष अन्य भुगतान। अब इसमें जो भी पैसा आया है राष्ट्रीय फंड को, इस फंड का कितना परसेंट हिस्सा मिलेगा 10%, और राज्यों को जाएगा 90%। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट रहेगा हमारे लिए। उसके बाद अब उपयोग कहाँ करेंगे भाई, ये है क्या, ये कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। ये देखो इस कोष का मुख्य रूप से उपयोग वन आवरण की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए। भाई कहीं भी आपने फॉरेस्ट लैंड को या फॉरेस्ट एरिया को अगर आपने उसको क्या किया लॉस किया है, उसको कंपनसेट करने के लिए, वनारोपण, वन पारिस्थितिकी फिर से बनाने के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर देखो इस पूरे फंड को मैनेज करने के लिए नेशनल और स्टेट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा की स्थापना की गई है। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा ये कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड है क्या। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। आगे चलते हैं। अब ये देखिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया है। अब देखिए मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में बौद्धिक संपदा अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कल्चर को विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। सेकंड, मिशन के तहत गुणवत्ता आश्वासन क्वालिटी एश्योरेंस महानिदेशक डायरेक्टर जनरल, जिसको बोलेंगे DGQA, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के तत्वाधान में एक बौद्धिक संपदा सुविधा सेल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटी सेल की स्थापना की गई। मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, मतलब पहला कथन भी सही दूसरा कथन भी सही। तो मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति है क्या? बेसिकली इसे रक्षा जो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो कल्चर है उसको डेवलप करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। फिर मिशन के तहत जो डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के तत्वाधान में एक क्या है, मतलब तत्वाधान को बोलेंगे इंग्लिश में एजिस, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को सुविधा रहेगी, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटीज सेल की स्थापना की गई है। अब ये देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखिए, देखो आपने आज ये खबर पढ़ी होगी, नेवीज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स गेट्स पेटेंट, मतलब नेवी का जो PPE है उसको पेटेंट मिला है। अब आपको लगेगा कि इसमें ये मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति आया कहाँ से। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले तो जान लेते हैं कि लो कॉस्ट का PPE डेवलप किया है, डिजाइन्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द नेवी, हैज़ रिसीव्ड अ पेटेंट ब्रिंगिंग इट ए स्टेप क्लोजर टू मास प्रोडक्शन। इसको क्या मिला है? पेटेंट मिला है, और जिससे इसका मास प्रोडक्शन हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द पेटेंट वाज सक्सेसफुली फाइल्ड बाय, किसके द्वारा फाइल किया गया था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेल IPFC। और ये IPFC कहाँ से आया? इसके मैं फिर बैकग्राउंड में आपको लेके गया, मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। एग्ज़ाम UPSC देखो ऐसे ही नहीं, आपके साथ इतनी मेहनत करेंगे तभी वो क्रैक होगा। ठीक है, तो यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
फैसिलिटेशन सेल की बात आई यहाँ पे ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री, तो ये किस में है, डिफेंस मिनिस्ट्री में, इन एसोसिएशन विद, किसके साथ मिलकर इसने इसको क्या किया, फाइल किया था, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये NRDC है, जो एक एंटरप्राइज है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये पूरा IPFC, ठीक है, किसने फाइल किया है आप देख सकते हैं। बस IPFC को याद रखना, ये डिफेंस मिनिस्ट्री याद रखना, ये वहाँ पे एक सेल है, और दूसरा NRDC है, वो किसके अधीन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत के संविधान की 3री अनुसूची में राष्ट्रपति के भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित है। तीसरा, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अब आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B। ये देखिए, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन भी सही है और पहला कथन हुआ गलत। तो पहला कथन क्यों गलत, भारत के संविधान की 3री अनुसूची में नहीं बल्कि 2री अनुसूची में राष्ट्रपति के भत्ते, विशेषाधिकार, इनसे संबंधित प्रावधान है। सेकंड बिल्कुल सही है, इनका वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। और ये भी सही है, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अब देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखिए, आज के द हिंदू की खबर है, प्रेसिडेंट टू फॉरगो 30% सैलरी फॉर ए ईयर। इन्होंने बोला है 1 साल तक वो अपनी 30% सैलरी को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उसको क्या करेंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे। रामनाथ कोविंद जी का ये स्टेटमेंट आया है। तो ऐसे में राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, राष्ट्रपति वेतन भत्ते को जानना ज़रूरी था, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों को थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी था, जिसके चलते इस प्रश्न को बनाया गया। आपको लगता होगा ना सर कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन लिंक करके बना रहे हैं। कोई नहीं, आपकी इतनी एक्सरसाइज होगी तभी मज़ा आएगा आपको एग्ज़ाम में भी। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, कोबास 6800 जो हाल ही में चर्चा में है। ए, चीन द्वारा लॉन्च किया गया पुनः उपयोग रॉकेट, रीयूजेबल रॉकेट हो गया ये। लद्दाख क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक नई बटालियन है। सी, हिंद महासागर क्षेत्र में तटवर्ती देशों द्वारा आपसी सहयोग को बढ़ाने का एक अभ्यास है। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कोबास 6800 के बारे में A, B, C या D में से सही उत्तर क्या है। आगे चलते हैं। ये देखिए, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, PM केयर्स फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या था, हाल ही में PM केयर्स ट्रस्ट ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए 31,000 करोड़ नहीं था, वो 3100 करोड़ था, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत। सेकंड, इसकी जो ट्रस्ट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, बिल्कुल सही है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और उसके साथ साथ कौन होता है इसमें, वित्त मंत्री, ये 3 होते हैं, रक्षा प्लस गृह प्लस वित्त मंत्री, ये 3 इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। तीसरा कथन क्या था, हाल ही में फंड से राज्यों को आवंटित राशि के भारांश, मतलब जो ये 3100 करोड़ रुपए फंड दिए गए हैं, तो इस फंड से आवंटित राज्यों को आवंटित राशि का भारांश का 40% 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य संशासित प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया। ये 40% नहीं था, ये 50% था, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हुआ और ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हुआ। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं, 3100 करोड़ फ्रॉम PM केयर्स एलोकेटेड फॉर कोविड-19 की रिलीफ के लिए एलोकेट किया गया। ठीक है, अब ये कैसे कैसे ये इसका इस्तेमाल हुआ वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। 3100 करोड़ रुपए कैसे इस्तेमाल का प्रोविज़न है ये देख सकते हैं। PIB की खबर है, अगर आपने देखा होगा, PM केयर्स फंड ट्रस्ट की ओर से 3100 करोड़ रुपए की राशि। अब ये कैसे जाएंगे 3100 करोड़ रुपए, इसमें से 2000 करोड़ रुपए तो वेंटिलेटर्स की खरीद के लिए, 1000 करोड़ रुपए राज्यों को दिए जाएंगे प्रवासी कामगारों की देखरेख के लिए, यहीं से मैंने जो थर्ड स्टेटमेंट बनाया था, और 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए। अब जो राज्यों को प्रवासियों की सहायता के लिए जो 1000 करोड़ रुपए का जो प्रोविज़न किया गया है, वो कैसे राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में उसका वेटेज क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या है उसका डेवलप किया है। पहला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या, वो 50% वेटेज तो ये गया।
उसके बाद कोविड-19 के पॉजिटिव मामले देखे जाएंगे कि अब तक कितनी संख्या है उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, तो उसको 40% वेटेज दिया। और जो तीसरा है सभी राज्य संघ शासित प्रदेशों के लिए समान है, वो 10% दिया गया है। ये सभी के लिए समान होगा के आधार पर जारी की जाएगी ताकि समस्त राज्यों के लिए मूलभूत न्यूनतम राशि तो सुनिश्चित की ही जा सके। तो 50% वहाँ की पॉपुलेशन 2011 की, 40% कोविड-19 के मामले कितने परसेंट है, कितने पॉजिटिव मामले आए, और तीसरा जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया 10%। अब ये पैसा जाएगा क्या, कहाँ पे? यह धनराशि जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या नगर आयुक्तों को संबंधित राज्यों और संशासित प्रदेशों के राज्य आपदा राहत आयुक्त के माध्यम से जारी की जाएगी। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया, कुछ गलत भी आए, कोई बात नहीं, सीखने का टाइम है, सीखते ही जाएंगे। ओके, निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।